Good morning, student. Today I will discuss about the fundamental of nursing. तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना में ऑनलाइन अब से रोज़ाना की आपकी ऑनलाइन क्लासेस डाली जाएंगी और आपने रेगुलर रीड करनी है इनको और नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। तो क्या होती है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्या है? तो नर्सिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, the unique function of the nurse is to assist the individual sick as a well into the performance of those activity contributing to health as its recovery that he would perform united if the had the necessary strength, will or knowledge, and to do this such a way to help him gain independence as। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग तो क्या है? जो भी पेशेंट्स को केयर दी जाती है हॉस्पिटल में, ठीक है, क्या करते हैं अपने प्रमोशन ऑफ हेल्थ। किसकी हेल्थ किसकी प्रमोट कर रहे हैं? पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। और क्यूरेटिव ऑफ डिजीज़ किसको प्रिवेंट करते हैं? डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद लैम्प के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इनके बॉर्न जन्म के बारे में पूछते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 12 मई 1820 इन ब्रिटिश फैमिली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ, इटली में हुआ था। और इनके जन्मदिन से ही जो नर्सेस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 मई को एवरी ईयर नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनकी डेथ हुई थी जो 13 अगस्त 1910 में हुई थी। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन है? तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, 1860 में इन्होंने फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की स्थापना की थी। मॉडर्न नर्सिंग क्या है? मॉडर्न नर्सिंग में 20वीं सेंचुरी के बाद स्टेथोस्कोप, स्पिग्नोमैनोमीटर, लाइक एज ए थर्मामीटर, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो मशीनें आजकल अपने देखते हैं हॉस्पिटल में, ये 20वीं सेंचुरी के बाद आई है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के बाद आई है। तो इसका भी फाउंडर कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द हॉस्पिटल, कि जो हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन होता है वो कौन कौन से हॉस्पिटल होते हैं और कितने बेड के हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं वो लेस देन 100 बेड्स। ठीक है, तो जो लेस देन 100 बेड्स के हॉस्पिटल होते हैं वो स्मॉल हॉस्पिटल आते हैं। मीडियम हॉस्पिटल होते हैं 101 से लेके 300 बेड तक होते हैं। फिर लार्ज हॉस्पिटल जो 300 से लेके 1000 बेड तक होते हैं। फिर टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है, जो मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल होते हैं टीचिंग हॉस्पिटल, वो 500 बेड 5000 बेड के होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हर डिस्ट्रिक्ट पर एक हॉस्पिटल होता है वो 200 से 300 बेड तक होता है। और तालुका हॉस्पिटल होता है 50 से 200 बेड का होता है। CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, एक गांवों पर होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अपने इंडिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम चलता है, जैसे सब सेंटर है, फिर PHC है, फिर CHC है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट हॉस्पिटल है। ठीक है, तो इस तरह से अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंडिया में चलता है। जैसे सब सेंटर होता है, जो सब सेंटर होता है उसमें कितनी 2000 से 3000 जनसंख्या पर होता है। उसके बाद अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की बात करते हैं तो PHC की बात करें, PHC कितना होता है 20000 से 30000 जनसंख्या पर होता है। फिर अपने बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वो 80,000 से 1,20,000 जनसंख्या पर होता है। तो इसमें कितने बेड होते हैं? 30 से लेकर 50 बेड CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर होते हैं। और जो प्राइमरी हेल्थ नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 6 to 10 बेड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सब सेंटर पर ओनली फॉर 2 बेड्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग ही स्टाफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की। जो हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड किया जाता है, जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो कितने टाइम तक रखा जाता है? मेडिकली अपना जो रिकॉर्ड्स होता है, जैसे पेशेंट्स की फ़ाइल होगी या फिर अदर किसी प्रकार का रिकॉर्ड्स है, उसको किस तरह से रखा जाता है उसके बारे में अपने देखते हैं। OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट जो डिपार्टमेंट होता है रिकॉर्ड मोर देन 5 ईयर तक, जो OPD में डायरेक्ट अपने को पेशेंट दिखा के और वापस घर चल जाते हैं, उनका रिकॉर्ड अपने को 5 साल तक अपने हॉस्पिटल में स्टोर रूम में सेव रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं IPD।
आईपीडी की फुल फॉर्म होती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मोर देन 10 ईयर, कम से कम जो पेशेंट वार्ड में अपने एडमिट होते हैं, चाहे 2 दिन चाहे 3 दिन, जिनका अपने ट्रीटमेंट करते हैं, उनके 10 दिन तक अपने को आईपीडी रिकॉर्ड तैयार कर 10 ईयर तक अपने को रिकॉर्ड तैयार करके रखना पड़ता है, स्टोरेज रूम में स्टोर करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिको लीगल। मेडिको लीगल का मतलब होता है कि मेडिको लीगल जो केसेस होते हैं उनका रिकॉर्ड, जैसे कोई केस हो गया, लड़ाई होगी या फिर कोई एक्सीडेंट केस हो गया, इस तरह का जो रिकॉर्ड होता है उसको 15 ईयर तक अपने को स्टोरेज करके रखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एमएलसी। एमएलसी क्या होता है? मेडिको लीगल केस बोलते हैं। एमएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेडिको लीगल केस। नेक्स्ट बात करते हैं लामा। लामा की क्या फुल फॉर्म होती है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। की जो मेडिकल एडवाइस है, जो डॉक्टर्स हैं उनकी एडवाइस के बिना ही अपनों ने लीव अगेंस्ट मेडिकल अपनी छुट्टी लेना चाहते हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? लामा बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडी इन द नर्सिंग प्रोफेशन, कि नर्सिंग प्रोफेशन में रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ऐसी क्या होती है नर्सिंग प्रोफेशन में रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज़ जो अपने काउंसिल, जो नर्सिंग काउंसिल को रेगुलेट करती हैं, जो इनकी रूल रेगुलेशन एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करवाती हैं, वो सारी की सारी किस में आती हैं? रेगुलेट बॉडीज़ में आती हैं। नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ आर आल्सो नोन एज ए प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो क्या करता है? अपने को रेगुलेट करवाता है कि किस तरह से अपने को नर्सिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, लाइसेंस ऑफ नर्स विथ देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी। तो अपने को क्या करता है? अब जैसे ही नर्सेज है उनको क्या एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर, नर्स विद मिडवाइफरी नंबर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन होता है कि हाँ आपने इस यूनिवर्सिटी से नर्सिंग पास आउट की है और आपका ये नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, उसके बलबूते पर ही अपने किसी भी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको रेगुलेट कौन करता है? बॉडीज़। कौन कौन सी बॉडीज़ हैं? आईएनसी, इंडियन काउंसिल नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आईसीएन है, आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। आईसीएन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग। आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल। टीएनएआई ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ काउंसिल। एंड एसएनए स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, एसएनआरसी। ये वन बाय वन अपनी सारी रीड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। वो कौन सी करती है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग क्या होती है? इट फाउंडेड इन द 1899 बाय मिस्टर बेडफोर्ड फैनविक। तो कोई वैज्ञानिक हुआ था बेडफोर्ड फैनविक ने 1899 ईस्वी में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग की स्थापना की थी। ठीक है, बेडफोर्ड फैनविक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं आईसीएन। आईसीएन इज ए फेडरेशन ऑफ नेशनल नर्सेज एसोसिएशन। जितनी भी सारी नर्सिंग है पूरे वर्ल्ड की नर्सेज हैं वो किसके अंडर में आती हैं? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अंडर आती हैं। आईसीएन इज फंक्शनली इज मोर देन 128 कंट्रीज। जो आईसीएन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग है, ये पूरे 128 जो कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है? वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट जो अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो कौन सी है? आईएनसी। ठीक है, आईएनसी क्या है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या करती है? अपने जो भी अलग अलग स्टेट में काउंसिल नर्सिंग करवाई जाती है, ठीक है, उसको रेगुलेट करती है। ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट में कब इसको पास आउट किया गया? पार्लियामेंट में कब पास आउट किया गया? 1947 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल को पास आउट किया गया। किस सेक्शन के थ्रू? अंडर 3(1) सेक्शन के थ्रू आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल को एक्ट को पास किया गया। कब पास किया गया? 1947। तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है
कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट कब पास किया गया, 1947 में। किस सेक्शन एक्ट के थ्रू, 31 सेक्शन एक्ट के थ्रू, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आईएनसी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट है वो क्या है, पास आउट किया गया। नेक्स्ट है 1949 आईएनसी वाज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आते हैं कि एक्ट कब पास किया गया, तो आपने आंसर देना 1947 में। इस्टेब्लिश्ड का मतलब कि बन के जो तैयार हो गया, पूरा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया और पूरा फंक्शनली वर्क करने लग गया। वो कब करने लग गया, वो कब करने लग गया, 1949 में करने लग गया। ठीक है, 1949 में आईएनसी एक्ट वाज इस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, और इसी प्रकार आईएनसी के अंडर आता है। अब जो आप अपनी जो पंजाब गवर्नमेंट की है पीएनआरसी, पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, और जैसे राजस्थान की है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, तो ये सारी की सारी किसके अंडर में आती हैं, आईएनसी के अंडर में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं टीएनएआई, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका जो टीएनएआई का हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इन 1992 में टीएनएआई की स्थापना कब की गई, 1992 में की गई। एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ट्रेन नर्स एसोसिएशन वीर amalgamated एंड कॉल्ड एज द ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एसएनए, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड। स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन कब एस्टेब्लिश की गई, 1929 में। वाज एस्टेब्लिश्ड 1929 एट द टाइम ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ईयर ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम स्टार्टेड 1942 में। एएनएम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। जो एएनएम है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, कब स्टार्ट किया गया, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया 1942 में। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 1943 में जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफ इज आरएके कॉलेज, ये दिल्ली में अपने आरएके कॉलेज है। सबसे पहले वहाँ पर जीएनएम स्टार्ट की गई, कब की गई, 1943 में। नेक्स्ट है 1946 में। आपसे कोई पूछे कि एएनएम कब स्टार्ट की गई, तो बता देना 1942 में। 1943 में जीएनएम स्टार्ट की गई। नेक्स्ट 1946 में बीएससी नर्सिंग स्टार्टेड। बीएससी नर्सिंग स्टार्ट की गई एट आरएके कॉलेज, सीएमसी वेलगोई कॉलेज, ये दो कॉलेज में बीएससी नर्सिंग स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है 1959 में एमएससी नर्सिंग वाज स्टार्टेड एट द आरएके दिल्ली कॉलेज में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है 1963 में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाज इस्टेब्लिश्ड वेरियस इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट है 1986 में एमफिल वाज स्टार्टेड इन द आरएके दिल्ली कॉलेज। 1992 में पीएचडी वाज स्टार्टेड इन द आरएके कॉलेज दिल्ली। तो ये सारी की सारी क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो अपनी नर्सिंग को रेगुलेट करती हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि कौन सा कोर्स कब कौन से सन में स्टार्ट हुआ और कौन से कॉलेज में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वाइटल साइन। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि वाइटल साइन अगर ठीक रहेंगे तो अपनी हेल्थ भी क्या है, इम्प्रूवमेंट रहेगी। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो अपनी बॉडी में 4 वाइटल ऑर्गन्स हैं, प्लस कौन सा है, एक तो हार्ट है, किडनी है, लीवर है और लंग्स है। ये 4 प्रकार के वाइटल साइंस होते हैं। वाइटल साइन प्लस वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को रेगुलेट करके रखते हैं। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेन। ठीक है, 4th वाइटल साइन है पेन, 5th वाइटल साइन है। इसको अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार न्यू गाइडलाइन में पेन को 5th वाइटल साइन में ऐड किया गया है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन सैचुरेशन, पेन इज कॉल्ड वाइटल साइन। ये सारे के सारे क्या हैं, वाइटल साइन है। वाइटल साइन को और क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, अदर अपने क्या देखते हैं, एक पेशेंट है, जब अपने उसका हेल्थ असेसमेंट करते हैं, जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें क्या चेक करते हैं। नेक्स्ट अपने इसका स्किन का कलर चेक करते हैं, पीपल साइज एंड रिएक्शन चेक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि लेवल ऑफ उस पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है वो चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि उसका किसी भी स्टिमुलाई के प्रति क्या
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, मैंने आपको क्लास में ग्लासको कोमा स्केल करवाया था, ठीक है। तो लेवल ऑफ पेशेंट का ग्लासको कोमा स्केल से अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो अपन उसके पिंच किया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है पिंच करने की। मोस्ट कॉमन, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कौन सी होती है मोस्ट कॉमन साइट पिंच करने की, वो होती है फुट। फुट को होता है ना, जो अपना पैर में अपने क्या है उसके पिंच करेंगे, जिससे अपने को स्टिमुलाई कि पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अब अपने ग्लासको कोमा स्केल में क्या करते हैं, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। कैसे, ईवीएम के नाम से चेक करते हैं, ठीक है। आई रिस्पॉन्स चेक करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं, प्लस मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अपने को स्कोर देना होता है 4, 5, 6, ठीक है। जैसे आई के रिस्पॉन्सेज चेक कर रहे हैं अपने, ठीक है, कि पेशेंट अपने आप आंखें खोल रहा है या नहीं खोल रहा है या बंद कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने 4 नंबर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वर्बली, कि अपने उसको बोल रहे हैं कि आप अपना नाम बताओ, वो अपने बोलने से नाम बता रहा है, ठीक है, और वो अपने बुला रहे हैं उसको बोल नहीं रहा, या फिर उसको अपने आज की डेट पूछी, आज का दिन पूछा, वो अपने बोल रहे हैं वो नहीं बोल, उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर देंगे, ठीक है। वर्बली यानी कि वर्बली उसको बोल के अपने रिस्पॉन्सेज चेक कर रहे हैं पेशेंट के, ठीक है, तो वो क्या है उसके लिए अपने 5 नंबर देंगे। और 6 नंबर मोटर रिस्पॉन्स चेक के लिए। तो मोटर रिस्पॉन्स क्या होता है, अब पेशेंट को अपने कहना है कि आप अपना हाथ उठाओ, हाथ ऊपर करो, आप अपनी लेग है वो ऊपर करो, ठीक है। इस तरह से अगर वो पेशेंट मोटर रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, अपने कहने से, तो उसका अपने स्कोर चेक करना है 6 नंबर, ठीक है। तो अपने ग्लासको कोमा स्केल पढ़ रहे थे, ग्लासको कोमा स्केल में क्या देखते हैं, ईवीएम के नाम से आपको याद रखना है। ईवीएम क्या होती है, जो वोट डालने वाली मशीन होती है, ईवीएम से याद रखना है। आई से, ई से मतलब आई, वी से ई, वी का मतलब वर्बली रिस्पॉन्स, बोल के। नेक्स्ट है एम, मतलब ई वी एम का मतलब मोटर रिस्पॉन्स क्या होएगा पेशेंट का, ईवीएम। और स्कोर 4, 5 और 6 रेगुलर है, 4, 5 और 6, ठीक है। इस सभी को अपनों को अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन एक बात करते हैं वाइटल आर मीजर्ड, कि जो वाइटल अपने मीज़र करने हैं वो कैसे मीज़र करने हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं। तो रूटीन वाइटल, आपने देखा होगा, आप हॉस्पिटल में जाते हो, जैसे ही वर्क करते हो तो वहाँ पे अपने रूटीन वाइटल साइन चेक करते हैं। रूटीन वाइटल साइन चेक करते हैं तो कौन कौन से रूटीन वाइटल साइन चेक करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो वाइटल साइन चेक करते हैं, रूटीनली टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन प्लस बीपी करते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो अपने वाइटल साइन चेक करते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, ठीक है। अगर एमरजेंसी कंडीशन में, आप इमरजेंसी में स्टाफ नर्स हो, वहाँ पे आपकी ड्यूटी है, ठीक है, वहाँ पे पेशेंट आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, वाइटल साइन असेस करने की, ठीक है। उसके लिए अपने क्या चेक करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एमरजेंसी वाइटल साइन में पल्स चेक करेंगे, रेस्पिरेशन चेक करेंगे, प्लस क्या, बीपी चेक करेंगे, ठीक है। उसमें अपने रूटीन वाइटल साइन में जो रेगुलर अपने वाइटल साइन चेक करते हैं हॉस्पिटल में, उसमें क्या चेक करते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन प्लस बीपी करते हैं। और इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने इमरजेंसी कंडीशन में क्या चेक करेंगे, सिर्फ पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, टेम्परेचर चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉर्मल वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट होती है इन अडल्ट में। नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट इन अडल्ट में होती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, तो 16 से लेकर 24 md इन अडल्ट में होता है। नेक्स्ट नॉर्मल बीपी, ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg, इसको किलो पास लीटर में भी देखा जा सकता है, 16/11 किलो पास लीटर में होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इतना ही था। आपने सभी ने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और ये क्लास को रोज़ाना रेगुलर आपने रीड करना है, ठीक है। और आपकी हर सैटरडे को जूम ऐप पर क्लास हुआ करेगी, ठीक है। उस क्लास में आपने प्रेजेंस देनी है और जो भी जितनी क्लासेस आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक करवाई जाएंगी, ठीक है, उसका सारी का आउटपुट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जूम आउट में आपको उनका आंसर बताना होएगा,
ठीक है। जूम आउट का आपको टाइम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कब आपने जूम मीटिंग में ऑनलाइन होना है। तो इसलिए स्टूडेंट अब स्टडी को रेगुलर रखना है और रेगुलर आपने क्लासेस लगानी है, रेगुलर नोट्स बनाने हैं। जब भी कॉलेज आना है आपने और आके नोट्स ये चेक करवाने हैं टीचर से। हर टीचर्स के अलग अलग ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं। रेगुलर क्लास लगेगी और रेगुलर आपकी वीडियो आएंगे, हर सब्जेक्ट के आएंगे और आपने रेगुलर नोट्स बनाने हैं। जब भी कॉलेज आना है तो आपने सारे सब्जेक्ट की कॉपी साथ लेके आनी है ताकि हम आपके नोट्स चेक कर सकें। और हर सैटरडे को जूम मीट पर क्लास होएगी आपकी और उसमें आपने अपनी प्रेजेंस भी देनी है, प्लस जो आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, उनका आपने आंसर भी देना है। ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।